हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग डेली कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अर्थमेटिक और एडवांस से। एडवांस का क्वेश्चन आज का हुआ, अब अर्थमेटिक है। एडवांस में हमने कुछ क्वेश्चन किया था, अभी अर्थमेटिक करेंगे। अर्थमेटिक के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो टाइम लेते हैं, बट अपने उसको शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट तरीके से, कंसेप्ट के साथ करेंगे सवाल को। और साथ ही साथ जो उसमें कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उस कंसेप्ट को हम अलग से समझेंगे। मतलब पहले अगर किसी सवाल में कोई कंसेप्ट आता है तो हम उस कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम उस सवाल को करेंगे। पहले कंसेप्ट समझेंगे फिर सवाल करेंगे, कंसेप्ट एंड सवाल। ठीक है, तो आइए समझते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी क्वेश्चन में कुछ मानना हो तो देखो मानने का तरीका क्या होता है, कैसे मानते हैं, ये सारी चीज़ें अपन समझते हुए चलेंगे। ऐसे बोला जाता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, तो अपन ऐसे 10-10, 20-20 क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। ये आपके इस छुट्टी के समय का अच्छा सा तोहफा रहेगा। देखिए, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना प्रयास कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, ध्यान लगाइए। आने वाले समय में जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेगी तो इस मतलब कि अगर आपका नॉलेज बरकरार है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि जब आप लोग इस सवाल को करोगे, मैं करूँगा, उससे पहले आप लोग क्या करना है, वीडियो को पॉज करके सवाल को खुद करने का प्रयास करना और उसके बाद मैं करूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करके मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि अशोक तथा सर्वेश सुबह 8:20 पे मॉर्निंग में ये क्रमशः स्थान ए स्थान बी से एक दूसरे को चलना आरंभ करते हैं। उनकी चालों का अनुपात कितना है? 4:5 है। और रास्ते में वे किसी बिंदु सी पर मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, और कुछ समय वे दोनों साथ चाय और समोसे का आनंद लेते हैं। तो सुबह 9:27 पर वे दोनों फिर अपने गंतव्य स्थान की ओर चलना शुरू करते हैं। यदि अशोक स्थान बी पर सुबह 10:32 पर पहुंच जाते हैं तो उन दोनों में से दोनों ने कितना समय एक साथ बिताया। अब ये सवाल देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। अभी सवाल क्या कह रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करते हैं, सुबह एक साथ चले 8:20 पे। अब देखिए, आप अगर मान लेते हैं उधर से 8:20 पे आ रहे हो, मैं भी 8:20 पे यहाँ पे चल रहा हूँ। जैसे सपोज दैट 8 बजे आप भी चले, 8 बजे मैं भी चला, हम दोनों कहीं रास्ते मिलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब मिलेंगे तो हम दोनों ही घड़ी में समान समय हो रहे होंगे। हम दोनों ने यानी कि जितना दूरी तय किया वो अलग बात है, लेकिन दोनों ने लिया क्या, समय समान लिया। जैसे कि अब इस सवाल को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या है कि अशोक एंड सर्वेश, ठीक है, ए फॉर अशोक एंड सर्वेश है ना, स्थान ए तथा बी से चलना शुरू करते हैं। अब देखिए ये कहीं पे मिले होंगे और यहाँ पे देखिए ए और अशोक और सर्वेश के स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है? 4 से 5। देखिए स्पीड का रेशियो इनका दे रखा है 4 से 5। अब देखिए ये यहाँ से चले कितने बजे जी? 8:20 पर चले, और ये भी चल रहे हैं कितने बजे जी? 8:20 पर चल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, दोनों किसी बिंदु सी पर मिल रहे हैं, दोनों किसी बिंदु सी पर मिले। ठीक है, अब मिले तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का अनुपात कितना होगा? तो देखिए जब टाइम कांस्टेंट होता है, तो जब टाइम कांस्टेंट हो तो जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो किसका होता है? डिस्टेंस का रेशियो होता है। यानी यदि स्पीड का रेशियो 4 से 5 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना होगा? 4 से 5। यानी ए से सी के बीच की दूरी 4 है और बी से सी के बीच की दूरी कितनी है? 5। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद क्या होता है? 8:20 पर चले थे, मिले कब है ये अपने को पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि यहाँ से ये 9:27 पर चलना आरंभ करते हैं। मतलब कुछ देर रुकने के बाद ये निकल लेते हैं वहाँ से। निकलने के बाद क्या होता है कि अशोक जो है गंतव्य स्थान पर 10 कितना मिनट पहुँचता है जी? 32 मिनट पर पहुँचता है। मतलब कि अशोक को सी से लेके बी तक की दूरी कितनी है जी? 5 है। यानी 5 यूनिट दूरी को यानी 5 डिस्टेंस को तय करने में 9:27 और 10:32 के बीच कितने मिनट का अंतर है जी? 65 मिनट का अंतर है। यानी कि 5 डिस्टेंस को तय करने में अशोक को कितना समय लगा? 65 मिनट। तो एक डिस्टेंस को तय करने में कितना लगा होगा जी? 13 मिनट लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तो बताइए 4 डिस्टेंस को तय करने में कितना लगा होगा जी? 52 मिनट। समझ में आ गया क्या? यानी कि अशोक को ए से लेके सी तक पहुंचने में कितना मिनट लगा? 52 मिनट। जब एक डिस्टेंस को तय करने में 13 मिनट, तो 4 डिस्टेंस को तय करने में कितना मिनट? 52 मिनट। अब देखिए 8:20 पे चले थे
और 52 मिनट में वो सी तक पहुंचा था। यानी 8:20 से अगर 52 की बात करें तो 9 बजकर कितना मिनट पर पहुंचा जी, 12 मिनट पर। यानी कि बोला जाए यहां से यहां तक की दूरी तय करने में अशोक को कितना मिनट लगा जी, 9:12 पर पहुंचा। वो 9 बजकर कितना मिनट पहुंचा, 12 मिनट पे। अब देखिए वो 9:12 पर पहुंचा है, वो यहाँ पे 9:12 पर पहुंचा है और 9:27 पे वहां से निकल लिए हैं। मतलब कि क्या हुआ, वो 15 मिनट साथ में थे। मतलब वो लोग 9:12 पर मिले थे और उसके बाद वो 9:27 पे वहां से चले, यानी 15 मिनट वो साथ रहे। और 15 मिनट साथ रहने का मतलब ये होता है कि वो 15 मिनट चाय और समोसे का लुत्फ उठाए। आपका आंसर कितना हुआ, 15 मिनट। तो यहां चलिए मैं कुछ आप लोगों को बात समझाता हूं कि देखिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बस रेशियो मेथड से ही सॉल्व किए जाते हैं। और बेसिक तरीका भी है सॉल्व करने का। बेसिक तरीका थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन मैं आप लोग कुछ रेशियो बताता हूँ। देखिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में 3 बातें होती है। एक तो स्पीड होता है, एक टाइम होता है और एक क्या होता है, डिस्टेंस होता है। देखिए जब स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। भैया जब स्पीड अगर डिस्टेंस है मतलब कांस्टेंट है तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस की। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम को कांस्टेंट लेते हैं। जब टाइम कांस्टेंट है तो हम किसकी बात करेंगे, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। और एक तीसरा बात क्या आता है कि जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हम किसकी बात करेंगे, स्पीड एंड टाइम। यही 3 बात आता है। अब देखिए इस 3 रेशियो को अगर आप समझ लेते हो, अगर ये 3 रेशियो आप जान जाते हो तो इस 3 रेशियो के ही फॉर्म पे बहुत सारे सवाल होते हैं। 90% सवाल टाइम एंड डिस्टेंस के इसी 3 रेशियो पर होंगे, 90% सवाल। तो आइए देखते हैं, जब हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो अगर ए से बी है तो डिस्टेंस का भी रेशियो ए से बी होगा। हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने चैप्टर में समझेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन कराना है तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो ए से बी है तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, ए से बी। याद कीजिए अभी जो सवाल था वहाँ पे क्या था, टाइम कांस्टेंट था। मतलब कि हम भी चले आप भी चले, हम जहाँ मिले आप वहाँ मिले, तो दोनों के द्वारा हमारा लिया गया समय क्या था, स्थिर था, कांस्टेंट था। जब समय कांस्टेंट है तो स्पीड का 4 से 5 दे रखा था तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना हो गया, 4 से 5। ठीक है, अब देखिए जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो ए से बी, तो टाइम का रेशियो कितना होता है, बी से। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी पे 90% सवाल आते हैं। ये तो बस सवाल के बीच में यूज होता है। तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए कि एक आदमी प्रत्येक वर्ष 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के बाद वो 7,282 रुपये लौटाता है ना, तो प्रत्येक वर्ष कितनी राशि उधार लेता है। देखिए एक व्यक्ति जो है प्रत्येक वर्ष कुछ रुपए उधार लेता है, समान राशि उधार लेता है और उसका रेट कितना है, 10% है। रेट कितना है जी, 10% है, 10% रेट है और वो 3 वर्ष की बात करते हैं, मतलब पहले साल लेता है तो पहले साल जो धन लेगा उसका ब्याज 3 साल तक देगा। मतलब उस धन पे ब्याज वो कितने साल का देगा, 3 साल का देगा। जो दूसरे साल धन लेगा उस पे वो कितने साल का ब्याज देगा, 2 साल का देगा। और जो तीसरे साल धन लेगा उस पे वो कितने साल का ब्याज देगा, 1 साल का देगा। और तीनों साल वो क्या कर रहा है, समान राशि ले रहा है उधार पे। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब देखिए तरीका क्या है क्वेश्चंस करने का। सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज में एक तो आप रेट दे रखा है 10% और 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। अब बात 3 साल का कह रहा है तो 10 का क्यूब हम धन को मानेंगे। मानने का तरीका क्या है, आप देखिए 10 का क्यूब हमने धन माना, यानी मान लेते हैं कि पहला साल उसने 1,000 रुपये धन लिया तो वो उस पर 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 331 रुपये। ठीक है, अब देखिए सारी चीजें क्या है, अनुपात में। यानी पहले साल का 1,000 वो कितना रुपये ब्याज देगा, 331 रुपये देगा। अब आप सोचो कैसे हमने 331 रुपये निकाला। देखो इसका बहुत तरीका है निकालने का। पहला मेथड क्या है कि आप इफेक्टिव रेट निकालिए, यानी 10% का इफेक्टिव रेट 3 साल का क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, RQ + 3R² एंड + 3R। तो R का क्यू मतलब 10 का क्यू कितना, 10% है ना, 10 का क्यू 1,000 मतलब 00 आया अपने हाथ में कितना, 10। 10 का स्क्वायर 100 या 310, 310 को आपने फिर से 10 लिखा, हार्सन कितना हुआ 3, यानी 10 3 30 और 3 कितना हो गया 33, यानी 33.1% अगर आप निकाल दो 1,000 का तो 331 आएगा। एक तो तरीका ये हुआ निकालने का।
ये तरीका से इफेक्टिव रेट तरीका है निकालने का। चलिए दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस चीज को निकालेंगे, ठीक है। एक तो 10% का मतलब हमारे पास कितना पता है, 10% का मतलब होता है 1/10। अब मान लेते हैं धन हम लेते हैं 1000, इसका पहले साल 1/10 यानी कितना है 100, दूसरे साल भी कितना आएगा 100, और इसका भी 10% आएगा 10। तीसरे साल मूलधन पे 100 रुपये आया, इस ब्याज पे 10 रुपये आया, इस पे 10 रुपये आया, और इस पे कितना है 1 रुपया, यानी कितना हुआ 330 और 1 31, ठीक है, 331 रुपये हुआ। तो दूसरा तरीका ट्री फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, इफेक्टिव रेट से भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और भी होता है जो आपको बाई फार्मूला से भी निकाल सकते हैं आप, या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि देखिए मैं एक तरीका बताता हूँ 331, ये याद रखोगे तो ये भी तरीका ठीक है ना। देखिए पहला तरीका क्या है कि 10,000 का हमें क्या निकालना था 10%, यानी कि 3 गुने 10,000 का 10% कितना हो गया 100, ठीक है। अब देखिए प्लस फिर इसका मतलब 3 तो आएगा ही, इसका 10% निकालोगे तो कितना होगा 100 का 10% 10, एंड प्लस 1 गुने इस 10 का अब 10% निकालोगे तो कितना आएगा 1, तो देखो 330 और 1 कितना हो गया 331। तो ये भी तरीका आप समझ सकते हैं। जो वहाँ पे देखो वो पिछले सवाल में क्या था कि 100 100 100 10 10 10 और 1 था, उसी को थोड़ा सा ये क्या किया मॉडिफाई किया गया। तो आप लोग समझ चुके होंगे ये चीज़ क्या है। उस तरह देखिए अब पहले साल उसने 1,000 रुपया लिया था तो उस पर 331 रुपया ब्याज दिया, फिर दूसरे साल भी वो कितना लेगा 1,000 लेगा, और इस पे वो कितने का ब्याज देगा, इस पे 2 साल का देगा, यानी कि 2 साल का कितना आएगा यहाँ पे 221 रुपये, सॉरी 221 नहीं आएगा, 100 100 और 10 210 आएगा, कितना आएगा 210 आएगा, ठीक है। एंड तीसरे साल वो फिर से लेगा 1,000 रुपये, एंड इस पे 10% कितना आएगा जी 100 रुपये आएगा, इस पे 10%, यानी अगर जोड़ा जाए तो देखिए 3,000 रुपये तो मूलधन था उसका, एंड प्लस ब्याज के रूप में कितना दिया 641 रुपये, यानी टोटल उसने कितना दिया जी 3,641 रुपये, 3,641। अभी जो हमने माना था वो तो हमारा कितना आया 3,641 रुपया हमारा आया, लेकिन सवाल में क्या करा कि नहीं भैया ये 7,282 रुपये दे रहा है। तो बताइए 1 का मतलब कितना हो जाएगा 2, तो पूछ रहा है प्रत्येक वर्ष हमने कितना लिया था 1,000, जब यहाँ से 1 का वैल्यू 2 आ रहा है तो 1,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 2,000 रुपये। समझ में आ गई ये चीज़ आप लोगों को, हमारा आंसर आया 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा CI कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही इस चीज़ को समझ सकते हैं अपन, ठीक है। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। सवाल को पढ़िए। सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो यदि वह उसी वस्तु पर 20% का बट्टा दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। समझिए इस चीज को। अब ये क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। देखिए मार्केट प्राइस, अगर कोई भी वस्तु पे कोई कीमत छपी हुई होती है तो उसका मार्केट प्राइस होता है, वो क्या होता है मार्केट प्राइस। और कभी भी कोई डिस्काउंट होता है वो किस पे होता है मार्केट प्राइस पे होता है। जबकि लाभ और हानि की बात होती है हमारे कॉस्ट प्राइस यानी CP पर होती है। मतलब हम किसी वस्तु को जिस पे खरीदते हैं और बेचते हैं तो लाभ और हानि गणना हम किस पे करते हैं अपने CP पे यानी कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, जबकि डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है MP पे मिलता है, मार्केट प्राइस से मिलता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये सवाल समझ में आ गया होगा तो चलिए सवाल को करते हैं। अब देखिए सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने। अब देखिए यहाँ से सवाल क्या कर रहा है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, यानी कि मार्केट प्राइस का अगर हमने 10% बट्टा दे दिया तो मार्केट प्राइस का हमने कितना लिया जी 90% लिया क्या, यानी मार्केट प्राइस के 90% का मान, मार्केट प्राइस के 90% का मान जो हमारे बात है वो CP के 20% प्रॉफिट यानी 120% के बराबर आ रहा है। समझ में आ रहा है यानी कि नहीं आ रहा है। मार्केट प्राइस के 90% का वैल्यू CP के 120% के देखिए हो रहा, ये कट गया है ना। तो MP बराबर क्या हो जाएगा, MP बराबर CP का 120/90 आ गया। पूछ रहा है कि MP के अगर MP पे हम 20% का डिस्काउंट दें तो यदि MP पे हम 20% का डिस्काउंट देंगे तो हम MP का लेंगे कितना ये बताइए। जब 20% का छूट दिया तो हम लेंगे कितना उससे 80% लेंगे क्या,
यानी MP के 80%, यानी 80% से इधर भी गुना कर देते हैं और 80% से हम क्या करते हैं, इधर भी गुना करते हैं। 0 0 कट गया, 3 चौका 12, 3 3 9, यानी कितना आया जी, CP का आया यहाँ से 8 चौका 32, 320/3%, यानी CP का हमारा कितना आया, यानी कि बोला जाए तो 106 से ही 2/3%, यानी कि कितना लाभ हो गया जी, 6 से ही 2/3% का लाभ हो गया। यहाँ परसेंट का साइन छूट गया, आगे से 100% तो अपने आप में होता है, उससे 6 से ही 2/3% बढ़ गए, यानी कि 6 से ही 2/3% का लाभ हुआ। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एक नियम जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं उसी से संबंधित ये सवाल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के एक समूह में से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 24 वर्ष है को हटाकर उसकी जगह पर एक दूसरे व्यक्ति को रखने पर 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए व्यक्ति की उम्र क्या है। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल को समझिएगा। अब ऐसे सवाल जो एवरेज का सवाल होगा आप बहुत आसान तरीके से समझ लेंगे, बट एक कंसेप्ट को समझिएगा मेरे। एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिवीजन, इस बात को याद रखिएगा। इक्वली डिवीजन का मतलब होता है समान रूप से वितरण, यानी कि सब लोगों में समान रूप से वितरण। एवरेज का लिटरल मीनिंग यही होता है, एवरेज मतलब समान रूप से वितरण, समान रूप से डिवीजन। तो बोल रहा है कि देखिए 8 व्यक्तियों के समूह में से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 24 साल है को हटाकर उसकी जगह पर एक दूसरे व्यक्ति को रखने से 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब सोचिए, पहले इस लाइन को आप रोकिए एक बार करिए और सोचिए कि 24 वर्ष का आदमी गया था, 24 वर्ष का आदमी गया था, अगर 24 वर्ष का ही इंसान आता तो ये जो औसत में कोई चेंजिंग होता क्या, नहीं होता। 24 वर्ष का व्यक्ति गया और उसी उम्र का एक व्यक्ति आता तो औसत में कोई चेंजिंग होता क्या, नहीं होता। यानी कि उस व्यक्ति की उम्र 14 वर्ष तो रहेगी ही रहेगी। अब वो कुछ बड़ा आया था तभी तो सबको कुछ ना कुछ दिया, यानी 24 साल का गया अगर 24 साल का आता तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होता, यानी 24 साल का तो था ही था। अब अगर औसत में कमी होती तो इसका मतलब क्या कि वो कम लेके आया था, अगर वो औसत बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, ज्यादा लेके आया था। अब देखो क्या, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब क्या कि 8 व्यक्तियों को उसने 2-2 वर्ष दिया। समझ रहे हो इस बात को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या किया, उसने 2-2 वर्ष एक्स्ट्रा दिया, यानी खुद को भी लिया और 8 व्यक्ति टोटल थे, यानी वो 16 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आया था। 8 दूना कितना, 16, यानी 24 और 16 कितना आ गया, 40, यानी वो व्यक्ति कितने साल का था जी, 40 साल का था। समझ में आ गई ये बात। देखिए 24 साल का तो था ही था, गया अगर उतने का आता तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन चेंजिंग हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो 24 से ज्यादा का आया था। कितना ज्यादा आया था यही हमें फाइंड आउट करना, और 8 व्यक्तियों को 2-2 वर्ष क्या किया, बढ़ा देता है, बढ़ जाती है 8 व्यक्ति को, यानी 16 साल वो एक्स्ट्रा लेके आया था। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से समझिए इस चीज को। कह रहा है क्या, देखिए कि एक तैराक जो है किसी बिंदु A से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है, उसके बाद धारा की दिशा में पीछे 5 मिनट तक तैरकर बिंदु B पर पहुंच जाता है। तो यदि AB की दूरी 100 मीटर हो तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने, अब आइए सवाल को करते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए एक बात है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति A से B तक जाता है, इस कंडीशन में जाता है, वो धारा के विरुद्ध जाता है। A से किसी, मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु C तक आया, ठीक है। A से C तक 5 मिनट तक चला वो धारा के विरुद्ध, तो कुछ दूरी तय किया होगा। अच्छा एक बात बताइए, 5 मिनट वो धारा के विरुद्ध तय किया है, अगर वो 5 मिनट धारा के साथ तय करता तो दोनों कंडीशन में वो दूरी कौन सा ज्यादा तय करता, धारा के साथ वाला। ऑब्वियसली जब वो धारा के विरुद्ध A से C तक जा रहा है मतलब इतना दूरी तय कर रहा है, और जब वो पीछे मुड़ेगा धारा के साथ तो उसी समय में वो ज्यादा दूरी तय करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे, देखिए क्योंकि इस कंडीशन में वो धारा के साथ जा रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है कि अब ये धारा के विपरीत जा रहा है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी वो धारा के विपरीत तय कर रहा है। हम लोग हमेशा से जानते हैं कि हम लोग नाव की चाल यानी बोट की स्पीड को हम लोग x मान लेते हैं और स्ट्रीम की स्पीड को क्या मान लेते हैं, y, यानी कि ये x माइनस वाई की चाल से उसने कितनी मिनट तक तय किए, 5 मिनट तक। अभी सारा काम मिनट में कर रहा है, बाद में अपन इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। अभी मीटर पर मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
यानी उसने इतनी दूरी तय की। अब क्या आएगा कि जब वो वापस आएगा तो कुछ दूरी उसने एक्स्ट्रा तय की होगी, मतलब यहाँ से तो यहाँ तक तय किया ही किया, कुछ दूरी और एक्स्ट्रा तय की, और वो अपन बोलेंगे क्या, उस दूरी का लेंथ कितना है, 100 मीटर है ना, ए से बी की दूरी। ठीक है, अब देखिए ए से बी की दूरी को उसने क्या किया, 100 मीटर की दूरी दे रखा है ए से बी, और वो 5 मिनट तक तय कर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करने में उसको कितना समय लग रहा है जी, 5 मिनट लग रहा है। और उसकी चाल क्या होगी बाबू, यहाँ से यहाँ तक आने में, इस बार धारा के साथ आ रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, x + 5। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग। अब देखिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दिस डिस्टेंस प्लस दिस, यानी कि 5x - 5y + 100 दूरी, ये दूरी हो गया। एक तरीके से ये दूरी और दूसरे तरीके से ये दूरी, यहाँ पे x + 5 नहीं, x + 5 चाल अपना ये। और दूसरी दूरी क्या करेंगे बाबू, 5 × x + y, यानी कि ये तो चाल हो गया और ये समय हो गया, तो दूरी इंटू चाल, मतलब कि इस हिसाब से भी देखा जाए तो x + y के स्पीड से 5 मिनट तक उसने इतनी दूरी तय की, यानी कि बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x + 5y, कितना हो जाएगा, 5x + 5y। समझ में आ गया ये चीज़, ये कहाँ से आया, तो 5 × x + y से। अब देखिए यहाँ से हमें धारा की पूछ रहा है, 5x से 5x कट गया, इस 5y को उधर लेके जाओ, यानी y का वैल्यू कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे 10y बराबर कितना हो गया, 100, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ये y की वैल्यू 10, ये मीटर पर मिनट है, ये क्या है, मीटर पर मिनट है। अब मीटर पर मिनट को हम अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो हम किससे गुना करते हैं जी, हम मीटर पर मिनट को अगर किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो 3/50 से गुना करते हैं, यानी कितना आया, 5 × 5 0, 5 × 30, यानी 0.6 किलोमीटर पर आवर। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक लोग हम लोगों ने जितना क्वेश्चन किया, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, समझिए इस चीज़ को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ लें आप लोग। कह रहे किसी ट्रेन में 10 डिब्बे हैं जिनमें से प्रत्येक में औसतन 20 यात्री हैं, यानी कि कहने का मतलब समझो इस चीज़ को कि उस डिब्बे में, प्रत्येक डिब्बे में 20 यात्री हैं। कितने डिब्बे, प्रत्येक डिब्बे में 20। औसत का मतलब क्या होता है, इक्वली डिवीजन, अभी मैंने जिस पिछले सवाल में बताया था, सेम टू सेम वैसे ही है कि औसतन प्रत्येक डब्बे में 20 आदमी है, मतलब प्रत्येक डिब्बे में 20 आदमी है। ठीक है, यदि प्रत्येक डिब्बे में कम से कम 12 यात्री हो। अब दूसरा कंडीशन देखिए, औसत कहने का मतलब ये तो हम मान रहे हैं ना कि प्रत्येक डिब्बे में 20 आती है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक डिब्बे में 20 यात्री हों, किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा हो। लेकिन अगर सारे यात्रियों को डिब्बों से अगर भाग देंगे तो पता चला कि 20 यात्री औसतन आया है। सवाल के दूसरे स्टेप में बोल रहा है कि क्या है कि देखिए पहले डिब्बे में, मतलब सॉरी, कम से कम प्रत्येक डिब्बे में 12 यात्री हैं, और हाँ दूसरे डिब्बे में, मतलब प्रत्येक डिब्बे में आदमियों की संख्या क्या है, असमान है, किसी में 12 है तो किसी में 13 है, किसी में 14 है, 12 से कम नहीं हो सकते, क्योंकि सवाल ये बोल रहा है कि कम से कम 12 यात्री हैं। तो देखिए सवाल अब कैसे आसान से, देखिए कह रहा है कि अधिकतम औसतन 20 है तो 20 तो होगा ही होगा, चलो ठीक है 20 होगा, यानी कि उस व्यक्ति उस डब्बे में, एक डब्बे में 20 आदमी तो होगा ही होगा। अच्छा बताइए, अगर जिसमें 12 व्यक्ति होगा, जिसमें 12 व्यक्ति होगा तो उसका 8 व्यक्ति कहाँ जाएगा, तो जिसमें अधिकतम होगा तो 8 व्यक्ति यहाँ चला जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को। अगर देखिए, अगर अगले वाले डिब्बे में 13 व्यक्ति होगा तो 7 व्यक्ति यहाँ से कहाँ जाएगा, तो उस अधिकतम वाले में जाएगा। अगर यहाँ पे 14 होगा तो वहाँ पे कितना जाएगा जी, 6 जाएगा। यहाँ पे उसी तरह बोलो 15 होगा तो वहाँ पे कितना जाएगा, 5 जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि 16 होगा तो वहाँ पे कितना जाएगा, 4 जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि 17 होगा तो वहाँ पे कितना जाएगा, 3 जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 18 तो वहाँ पे कितना जाएगा, 2। मैं बोलूँ 19 तो वहाँ पे कितना जाएगा, 1। एंड अगले में 20 तो वहाँ पे कितना जाएगा, 0। मतलब कि औसतन ये देखिए, एक डब्बा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 20वें डब्बे में क्या है, इतने व्यक्ति हैं, यानी 20 और 8 28, 28 और 7 कितने हो गए जी, 35, 35 और 6 41 और 41 और 5 कितने हो गए जी अपने, 46, 4 50 और 3 53 और 2 55 और 1 कितने हो गए, 56। यानी कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी। अब ये सवाल आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, देखिए मैं फिर से इसको समझाना प्रयास करूंगा, समझिए। अब देखिए ये सवाल जो है, ये तो मैंने आपको लिख के दिखाया था, है ना, थोड़ा सा फिर से एक बार समझा दूं, लेकिन आगे से आप लोग इस सवाल को ऐसे नहीं करोगे,
बहुत ही आसान तरीके से सवाल हो जाएंगे। देखो टोटल हमारे पास कितने डब्बे हैं, 10 डब्बे हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा समझ लिए तो करना आसान हो जाएगा। देखिए 10 डब्बे हैं, मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कम से कम 12 व्यक्ति मान लेते हैं, पहले में 12 व्यक्ति हैं, है ना। दूसरे में कितना होंगे, 13 होंगे कम से कम, यानी इससे कम तो हो नहीं सकता है। 13 मान लेते हैं, 12.5 भी नहीं होगा क्योंकि आदमी आधा थोड़ी होगा, पूरा ही होगा। तीसरे में कितना हो गया, 14। पांचवें में कितना, चौथे में कितना हो जाएगा, 15। पांचवें में कितना हो जाएगा, 16। छठे में कितना हो जाएगा, 17। इस तरह 18, ये 19 एंड ये 20। अब जो बचा वो तो इसी में आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। आएगा ना। तो देखो दो तरीका है, एक तो सबको जोड़ो और 20 इंटू 10 में से घटा दो, यानी 200 में से घटा दो, सबको जोड़ो। तो देखो 3 2 5 4 9 9 5 14 14 6 20 27 27 8 36 सॉरी 35 27 और 8 35 और 9 कितना हो गया, 44। 44 का 4 आया, फिर अपने पास कितना है, 4 4 2 6 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 144। बचा कितना, 56। तो देखो एक तरीका तो ये हुआ, समझ रहे हो ना इस बात को आप लोग करने का, ये तरीका हुआ। तो ये तरीका तो आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखो कितना आसान हो जाएगा ये सवाल आपके लिए ना। मैं इसको मिटाता हूँ एंड फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो आप क्या करो, मन में जोड़ो, सोचो इस चीज को कि मान लेते हैं कि औसतन अगर 20 है तो 10वें डब्बे में भी तो 20 व्यक्ति होगा ना, यानी 10वें डब्बे में कितना व्यक्ति होगा, 20 व्यक्ति 10वें डब्बे में भी होगा। अच्छा सोचो अगर पहले में 12 होगा, पहले में अगर मैं 12 व्यक्ति को लेके आता हूं तो जो इसका 8 व्यक्ति होगा वो कहां जाएगा, तो अधिकतम वाले में 8 चला जाएगा ना। अगर दूसरे में 13 आता है तो इसका 7 वाला कहां जाएगा, मतलब इसका 7 जो व्यक्ति बच रहे हैं वो कहां जाएंगे, तो यहां जाएंगे। तो 8 7 हो गया, फिर कितना आएगा, 6 हो गया, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 आ गया। तो देखो 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 कितना हो गया, 26, 4 30 और 30 और 6 36 का 6 आया 3 और 3 और 2 5, यानी कितने व्यक्ति हो गए जी, 56। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सवाल क्या है, अब देखिए सवाल पढ़ लीजिए आप लोग। सवाल है क्या यहाँ पे, देखो कि एक फल वाला रोज अपने माल का आधा हिस्सा बेच देता है, आधा माल बेचता है और प्रत्येक रात फलों का 10% खराब हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो 10% है और 10% का मतलब कितना होता है, 1/2, और एक तो 10% का मतलब 1/10, और एक दूसरा चीज क्या है अपने पास, 1/2। 1/2 कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आधा माल बेचता है, यानी 50% माल बेचता है, यानी यहाँ पे 2% का यूज हो रहा है, एक तो 10% और एक 50% का। अब आपके सामने सवाल ये है कि यदि 3 रातियों में कुल उसको 1983 फल खराब हुए हों तो उसने पहले दिन कितने फलों के साथ व्यापार शुरू किया था, ठीक है। अब ये सवाल करने का अपने को है ना। देखिए मैं इस सवाल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दो चीज का यूज हुआ है, एक तो 10% और 10% का मतलब होता है 1/10, और एक हुआ है 1/2 का। तो ऐसी कोई संख्या लेंगे जो 10 से भी कटे और 2 से भी कटे, ऐसी कोई संख्या लें तो आप बोलोगे सर 20 ठीक है, लेकिन 20 तो एक बार के लिए ठीक है, यहाँ पे 3 बार है, तो 20 गुने 20 गुने 20 हम मान लेते हैं उसके पास कितना, यानी 20 का क्यू, हमने उसके धन को मान लिया, यानी फलों की संख्या को मान लिया 8000। 20 का क्यू मानने का तरीका समझ में आया कि आप लोगों को। अगर एक बार मानना होता तो हम इन दोनों के गुणनफल को ही मान लेते, 2 बार मानना था तो हमने इसका स्क्वायर किया, 3 बार के लिए मानना है तो हमने इसका क्या किया, क्यू किया, जैसे कि अभी हम लोगों ने सीआई के क्वेश्चन में किया था। समझ में आई ये चीज। हम मान लेते हैं उसके पास 8000 सेव थे, ठीक है। तो देखिए पहले दिन वो कितना बेचेगा, 4000, यानी इसका बेचेगा 4000 तो बचेगा कितना, 4000, और इसका 10% यानी 400 सेव क्या हो गए, खराब हो गए। अब देखिए 4000 सेव बचे थे, इतना उसने क्या किया, सेल किया, पहले दिन की बात बता रहे हैं, ठीक है। सेल किया, रिमेनिंग इतना बच गया एंड रोस्ट हो गया, मतलब बेकार इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए 4000 में से 400 खराब हो गए तो बचे कितने, 3600,
3600 में से 1800 उसने बेचा तो उसके पास बचा कितना जी, 1800 बच गया। अब 1800 का 10% खराब हो गया, यानी कितना खराब हो गया, 180 खराब हो गया। अब 1800 में से 180 खराब हो गया तो उसके पास बचा कितना, 1620। 1620 में से 410 वो बेचेगा और 410 वो रखेगा, और 410 में से उसने 41, यानी इसका 10% खराब हो गया। यानी देखा जाए तो 1 और 8 और 4 12 का 2, 4 1 5 1 6, यानी कि जब हमने 8000 सेव रखा था, माना था, तो मेरा 621 सेव खराब हो गया। और यहाँ पे सवाल में क्या करा है कि 1983, यानी 621 का मान अगर हम 1983 के बराबर करें तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा जी, 3 के बराबर हो जाएगा। तो जब हमने 8000 माना था तो 621, यानी कि इतना सेव खराब होने का मतलब हमारे पास टोटल सेव की संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 24,000। समझ आया? तो ये हमारा आंसर हुआ 24,000। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया क्या? ये आसान था सवाल, बस आपको इसमें मानने का तरीका आना चाहिए। अगर आप मान लेते हो ये सवाल में, मानने का तरीका सीख जाते हो तो सवाल बनाना बहुत आसान है। ठीक है, हमने कैसे सोचा सवाल में कि देखिए 10% का मतलब 1/10 और आधा 1/2। अब ये 10% और आधा का जिक्र हमें 3 बार करना था, तो हमने क्या किया कि ऐसी संख्या लें जो इससे 3 बार कटे, कम से कम 3 बार कटने का मतलब क्या था हमारे पास, हमने 10% के 1/10 और आधा मतलब 1/2, हमने 3 यानी 20 का क्यूब किया, 8000 हमने माना, और 8000 मानने से सवाल बहुत आसान हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे समझ लेने के बाद, 1-2 बार समझ लेने के बाद, आप डायरेक्ट इस चीज़ का काम करोगे, आप डायरेक्ट ये लिखोगे मन में। समझ में आया? तो धीरे धीरे 2-3 प्रयास करने के बाद आप ये सिर्फ इतना चीज़ को भूल जाओगे, अब 8000 लिखोगे और ये चीज़ काम करोगे डायरेक्ट, और ये सवाल आपसे सेकेंडों के अंदर बनेंगे। अर्थमेटिक हम लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को समझे, और देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, कैसे करते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे सवाल को बनाते हैं। तो ये अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ एडवांस के हम लोगों ने किए। आइए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर कल मिलेंगे आगे के एपिसोड में, अपने आगे के सीरीज में और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।